हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। लास्ट वीडियोस में हम जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो फोर्थ टॉपिक है प्रोटोजोआ के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल में ये टॉपिक है सिलेबस के अंदर फर्स्ट यूनिट में। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में जो प्रोटोजोन है उनकी कुछ जैसे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है तो कैसे है, क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हो सकती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जो प्रोटोजोन हैं वो काफ़ी सिंपलेस्ट यूकैरियोट्स हैं और ऐसे बिलीव किया जाता है, ऐसे माना जाता है कि जो ये प्रोटोजोन्स हैं इनसे दूसरे हायर यूकैरियोट्स अराइज हुए हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन ये मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक हैबिटेट में मिलेंगे। जैसे अगर हम पहली बार इन्हें देखें तो ये कैसे अपीयर होते हैं कि छोटे से माइन्यूट से सिंपल ऑर्गेनिज्म जिनकी या तो बिल्कुल ही कम या फिर ना के बराबर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगी, बट ये बात सही नहीं है। ये मतलब मैनकाइंड के लिए काफ़ी इन्हें कंसिडर किया जाता है, इनकी काफ़ी इकोनॉमिक वैल्यू है। इनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो मतलब एज एन ये हार्मफुल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि लेस इन नंबर है, और ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं जो कि ज़्यादा है मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल, इनके ज़्यादा इफेक्ट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी से, बेनिफिशियल प्रोटोजोन से। जो हार्मफुल प्रोटोजोन हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बेनिफिशियल प्रोटोजोन के बारे में डिस्कस कर लें। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। थोड़े बहुत प्रोटोजोन है जो कि हार्मफुल एक्टिविटी शो करते हैं। बहुत सारी जो बेनिफिशियल एक्टिविटी हैं उनमें से कुछ 7 एक्टिविटीज़ डिस्क्राइब करेंगे हम। जैसे दीज आर यूज एज सोर्स ऑफ फूड, दे एक्ट एज एन वाटर प्योरीफायर। जो रेडियोलेरियन एंड फोर्मेनिफेरेंस हैं वो ऊज की फॉर्मेशन करते हैं जिनसे बिल्डिंग मटेरियल तैयार होगा और इंडस्ट्री में काम आते हैं। इसके अलावा जैसे ओशियन बेड पे ओशियन के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन की जो कि कहाँ पर ऑयल मिल सकता है, कहाँ पर लोकेशन है ऑयल की, वो हम इनके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। ये एज एन स्टडी मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और इवोल्यूशनरी एविडेंस में भी हम इनका यूज़ करते हैं। वो कैसे कैसे करते हैं हम अभी एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हम बात करें एज ए सोर्स ऑफ फूड, तो जो फ्लोटिंग प्रोटोजोन है वो ओशियन के अंदर जितनी भी फूड चेन, कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं उसका एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट लिंक की तरह एक्ट करते हैं। ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं स्मॉल क्रस्टेशियंस को, क्लैम्स को, लार्वा ऑफ इंसेक्ट को, और इसके अलावा फिशिस को, वर्म्स को। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए फूड चेन में फर्स्ट स्टेप की तरह एज एन फूड काम करते हैं। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने बहुत सारे एनिमल्स को इंक्लूडिंग मैन फूड प्रोवाइड करवाएंगे। जो ईटेबल प्रोटोजोन है उनमें से कुछ के नाम लिख रखे हैं, जैसे युग्लिना, वोलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, टाइनोफ्लैजिलेट्स। जो पैलेजिक हैं जैसे कि फोर्मेनिफेरेंस एंड रेडियोलेरियंस, ये क्या करते हैं कि इनकी डेथ के बाद, जैसे ये ओशियन बेड है और यहाँ पर ये ओशियन सरफेस है, यहाँ से जब ये अपनी डेथ के बाद नीचे की ओर सिंक हो के आएंगे तो जो बीच में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, बॉटम ड्वेलर हैं, वो इन पे फीड करेंगे और जो कुछ बचे वो जाके सिंक पे सेटल डाउन हो जाएंगे और उनके सेटल डाउन होने की वजह से ही ooze की फॉर्मेशन होगी। दूसरे हम बात करते हैं वाटर प्योरीफायर। तो जैसे कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट की हाई अमाउंट वाला कोई भी पोल्यूटेड वाटर है उसके अंदर ये क्या करते हैं कि जो डिकम्पोजर्स हैं उनके ऊपर फीड करेंगे होलोजोइक मैनर्स में। तो एक तरीके से ये जो वेस्ट है उसे रिमूव करने का काम करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन में।
थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियोलेरियन एंड फोर्मेनिफेरन ऊज। जैसे कि जो फोर्मेनिफेरन है उसका एग्जाम्पल एल्फिडियम, रेडियोलेरियन का एग्जाम्पल एक्एंथोमेट्रोन है। ये इनका जो स्केल्टन है, जो आउटर बॉडी है वो हार्ड स्केल्टन की बनी हुई होगी, और वो जो हार्ड स्केल्टन है उसमें या तो सिलिका होगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा। ये क्या करते हैं कि जितने भी ओशियन के फ्लोर हैं पूरे वर्ल्ड में उसका 5% बनाएंगे। ये फ्लिंट और चर्ट की फॉर्मेशन करेंगे। फ्लिंट एक रेड हार्ड स्टोन है जो कि लाइमस्टोन या और चौक बनाने के काम आता है। ये एटमेसियस अर्थ की भी फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा जैसे बहुत सारे साल ओवर मिलियन ऑफ ईयर इनके जो स्केल्टन है वो फॉसिलाइज्ड होंगे और कुछ इम्पोर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं। इनके जो स्केल्टन से फॉसिलाइज स्केल्टन से बने हुए जो रॉक्स हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे। इनके काफ़ी जो ये रॉक्स हैं इनके काफ़ी कमर्शियल यूज़ है। जैसे कि जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, जो पेरिस में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग है वो इन्हीं से बनी हुई है। फिर इसके अलावा जो ट्राइपोली स्टोन है जिसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में रेडियोलेरियन ऊज प्रेजेंट है, वो एब्रेसिव पाउडर की फॉर्म में यूज़ होता है मेटल्स को पॉलिश करने के लिए। तो ये एज एन बिल्डिंग मटेरियल यूज़ हुए, फिल्टरिंग एजेंट भी यूज़ होते हैं, साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, और एब्रेसिव के एज एन एब्रेसिव भी ये यूज़ होते हैं। फिर जहाँ भी ये रेडियोलेरियन और फोर्मेनिफेरन ऊज की प्रेजेंट होते हैं, डिटेक्ट होते हैं, वहीं पे ऐसा माना जाता है कि यहीं ऑयल भी प्रेजेंट होगा। तो जो भी ओशियनिक ऊज हैं उनकी स्टडी से हम ये पता लगा सकते हैं वहाँ पे ड्रिल टेस्ट करके कि वहाँ पर पेट्रोलियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये एज एन इंडिकेटर काम करते हैं, लोकेशन को इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर ऑयल डिपोजिशन प्रेजेंट हो सकती है। ये इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस कैसे इनकी होती है, जैसे सर्टेन प्रोटोजोन है जो कि एज एन कनेक्टिंग लिंक काम करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनिमल। तो ये एक पाथ ऑफ इवोल्यूशन को शो करेंगे कि इस रास्ते से होता हुआ इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि इनके पास कुछ करेक्टर्स होते हैं जो कि दोनों ग्रुप में जो जिनके बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं, उन दोनों ग्रुप के बीच में ये एक कनेक्शन का काम कर रहे हैं। तो जो रास्ता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, उस पाथ को शो करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मेस्टिगो अमीबा है, प्रोटेरोस्पंजिया है। तो मेस्टिगो अमीबा है, उसके पास सेवरल सूडोपोडिया हैं और विप लाइक फ्लैजिलम भी प्रेजेंट है। तो ये एज एन कनेक्टिंग लिंक काम करेगा बिटवीन मेस्टिगोफोरा एंड राइजोपोडा। ये हमने क्लासिफिकेशन में 2 सब फाइलम्स पढ़ी थी, मेस्टिगोफोरा एंड राइजोपोडा। प्रोटेरोस्पंजिया है, नाम से ही पता लग रहा है, ये प्रोटोजोआ एंड स्पंज पोरीफेरा के बीच में एज एन कनेक्टिंग लिंक काम करेगा। ये एक कॉलोनियल प्रोटोजोन है, मतलब ये कॉलोनी बना के रहेगा, अकेला थकेला नहीं रहता, कॉलोनी बना के रहेगा। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अमीबोइड सेल प्रेजेंट होंगी जो कि इसके सेंटर में, ये वाली अमीबोइड सेल सेंटर में है, और बहुत सारी क्वेनोसाइट करेक्टर है स्पंज का। क्वेनोसाइट लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स पेरीफेरी के अराउंड प्रेजेंट होंगी। तो ये इनके आइडेंटिफाइंग फीचर है कि इसके अंदर अगर बीच में अमीबोइड सेल है तो ये प्रोटोजोआ के जैसा दिखेगा, और पेरीफेरी के ऊपर क्वेनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल है, कोला लाइक सेल है, तो वो पोरीफेरा वाला करेक्टर है। इसके साइंटिफिक स्टडी की बात करें कि ये कैसे यूज़फुल है, तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिनका जो बेसिक सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो मेटाजोन जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनके सेलुलर फंक्शन के सिमिलर हैं। तो इन्हें हम वाइडली स्टडी करते हैं, इनकी कंप्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, फिर इन्हें जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करके ये देखते हैं कि जो इतनी बड़ी मेटाजोन्स की बॉडी है, कुछ लोअर मेटाजोन है, हायर मेटाजोन है, तो उनके अंदर कैसे बिटवीन द सेल कोऑर्डिनेशन चलता है, कैसे एक सेल है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो कुछ 5 पॉइंट इसके बारे में लिखे हुए हैं, जैसे कि
widely used by geneticists for the study of heredity and variation because of their quick and high reproductive power। क्योंकि ये भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहे हैं, जैसे बडिंग है और बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो काफ़ी हाई है। दूसरा, इससे साइटोलॉजी की स्टडी की जाती है। ये एक सिंगल सेल सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक प्लेन पे बने हुए हैं। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनकी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन इनके सिमिलर होगा। तो अगर हम इनके सेल के बारे में पूरी स्टडी कर लें तो ऑब्वियसली वो ही सेम चीज़ यूकैरियोट्स में चलेंगी। इनसे हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में कन्वर्ट हुआ, क्या पाथ रहा इवोल्यूशन का, वो स्टडी कर सकते हैं। पिलोमिक्सा इज यूज्ड फॉर फिजियोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। कि जो प्रोटोप्लाज्म की फिजियोलॉजिकल स्टडी के लिए हम पिलोमिक्सा का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका लार्ज साइज है बॉडी का। These are used to study the effect of various food and poison। कि अलग अलग तरीके के फूड, अलग अलग तरीके के पॉइजन की स्टडी के भी ये काम आते हैं। तो ये कुछ बेनिफिशियल प्रोटोजॉन्स के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने इंट्रो पढ़ा, देन बेनिफिशियल प्रोटोजॉन के बारे में पढ़ा। ये एज एन फूड सोर्स काम आते हैं, वाटर प्योरीफायर की तरह काम करते हैं, ooze की फॉर्मेशन करते हैं जिसके अलग अलग कमर्शियल पर्पज़ है, ऑयल डिपोजिशन के काम में आते हैं ये, और इनका इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस है, साइंटिफिक स्टडी के काम आते हैं। इसके अलावा हार्मफुल प्रोटोजॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो हार्मफुल प्रोटोजॉन्स में पहला है वाटर पोल्यूशन। कुछ प्रोटोजॉन है, जैसे कि दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, दोज ऑफ फीकल ओरिजिन एंड फ्री लिविंग यूरोग्लिनोप्सिस पोल्यूट वाटर रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं, जो यूरोग्लिनोप्सिस है ये क्या करेंगे, ये बहुत गंदी सी फॉल स्मेल प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि ये सीक्रेट करते हैं कुछ एरोमेटिक ऑयली सीक्रेशन, जिसकी वजह से वाटर ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाता है। कि इतनी गंदी स्मेल आने की वजह से जो ह्यूमन है वो इस पानी को नहीं पी सकते। दूसरा है पेरिडीनियम। ये भी एक एरोमेटिक ऑयल सीक्रेट करता है ड्रिंकिंग वाटर रिजर्वोयर के अंदर, जिसकी वजह से जैसे भाई क्लैम के शेल में बदबू सी आती है उस टाइप की स्मेल आएगी वाटर में, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए ये भी अनफिट है। तो वाटर पोल्यूशन कॉज करने के वाले दो हैं प्रोटोजोन, नाम याद रखना, यूरोग्लिनोप्सिस एंड पेरिडीनियम। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब कैसे करेंगे, करीब करीब 200 से 300 स्पीसीज प्रोटोजोआ की, जिनमें जैसे फ्लैजिलेट भी आएंगे, अमीबॉइड फॉर्म भी आएंगी, सीलियट्स भी आएंगे, ये सॉइल में रहेंगे। और जब ये सॉइल में रहेंगे तो कुछ ना कुछ इन्हें खाना भी चाहिए। तो ये फीड अप करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर के ऊपर। तो जो नाइट्रेट है और नाइट्राइट है उसकी अमाउंट सॉइल में रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस होगी। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड एनिमल। कुछ मेराइन फॉस्फोरिसेंट लाइट प्रोड्यूसिंग डाइनोफ्लैजिलेट है, जैसे कि नॉक्टिल्यूका एंड जिम्नोडियम। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेंगे जिसकी वजह से, जिसे हम ब्लूमिंग बोलते हैं, और ये रेड टाइड कॉज करेंगे। इनकी इतनी ज़्यादा अमाउंट हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन हो जाती है कि कुछ फिश भी मर जाएंगी, और कुछ ये मोलस्का के लिए एज एन पॉइजन की तरह काम करेंगे, ऑयस्टर की तरह, क्लैम के लिए, म्यूसल के लिए, और ह्यूमन कंजप्शन के लिए उन्हें इतना अनफिट बना देंगे कि वो ऐसे पॉइजन की तरह ह्यूमन के लिए काम करेगा। कहने का मतलब कि जो ह्यूमन के कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म है, फिश है, ऑयस्टर है, क्लैम है, म्यूसल्स हैं, उनको अनफिट बना देंगे खाने, ताकि ह्यूमन उसे फीड अप ना कर पाए क्योंकि वो उसके लिए पॉइजनस है फिलहाल। ह्यूमन पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स। मोर देन 25 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोन आर नोन टू लिव इन मैन। जिसमें से मतलब कि 25 से भी ज़्यादा अलग अलग स्पीसीज़ है जो कि एज एन पैरासाइट ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहेंगे, और उनमें से 15 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि एज एन सीरियस पैथोजन की तरह काम करते हैं, और वो बहुत ड्रीडफुल और फैटल ह्यूमन डिजीज़, मतलब जिससे कि डेथ भी हो सकती है, वो ह्यूमन डिजीज़ को कॉज करते हैं, जैसे कि एंटामीबा,
प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, लेशमानिया, जियार्डिया। पैथोजन प्रोटोजोन फॉर अदर एनिमल, जो अभी हमने बात की वो ह्यूमन की बात की, इसके अलावा दूसरे एनिमल स्पीसीज के लिए भी बहुत सारे पैथोजेनिक प्रोटोजोन हैं जो कि बहुत सारी ड्रीडफुल इन्फेक्शियस डिजीज को कॉज करते हैं नंबर ऑफ एनिमल के अंदर, जैसे ट्रिप्नोसोमा ब्रूसियाई, ट्रिप्नोसोमा इवेंसी। ये नगाना डिजीज कैटल के अंदर सुर्रा डिजीज कॉज करेंगे, नगाना एंड सुर्रा डिजीज। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ वुडन आर्टिकल एंड वुडी ट्रीज कैसे करेंगे, कुछ क्या करते हैं कि सिम्बायोटिक इंटेस्टाइनल फ्लैजिलेट कुछ सर्टेन इंसेक्ट के अंदर रहेंगे, जैसे कि ट्राइकोनिम्फा किसके अंदर रहता है, टर्माइट के अंदर। लोफोमोनास किसके अंदर रहेगा, वुड रोचेस के अंदर। ये इंसेक्ट वुड आर्टिकल के ऊपर फीड करेंगे और ये रहते हैं वुडी ट्रीज वाले फॉरेस्ट में। और जो इनके चीविंग टाइप के माउथ पार्ट हैं वो वुड आर्टिकल को चीव करने का काम करते हैं, लेकिन इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वुड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास सेलुलेज एंजाइम नहीं होता। और इन्हें सेलुलेज एंजाइम प्रोवाइड कौन करवाएगा, इनके गट के अंदर रहने वाला फ्लैजिलेट सिम्बायोट जो प्रोटोजोन है, जैसे कि ट्राइकोनिम्फा है, लोफोमोनास है, वो सेलुलेज एंजाइम को सीक्रेट करेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दी सेलुलेज एंजाइम सीक्रेटेड बाय देयर फ्लैजिलेट symbiote, they will able to digest the wood article. Otherwise they can only chew the food, the wood article. They are not able to digest the food which they are eaten in the form of wood. तो ये थे हार्मफुल इफ़ेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को फिर भी ना समझ आए देन आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं दूसरे वे में दूसरे तरीके में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।